हेलो फ्रेंड्स, आल्दो यह पॉसिबल नहीं है कि फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को एक 20 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन किया जा सके, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को सारे कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए। लेकिन फिजिक्स हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी लोगों को फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सभी नेचुरल साइंसेस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोफिजिक्स और इंजीनियरिंग के सारे डिसिप्लिन में फिजिक्स के नियमों का यूज किया जाता है। फिजिक्स के कुछ मेन ब्रांचेज हैं लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रिलेटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड क्वांटम मैकेनिक्स। इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल फिजिक्स स्किप कर देते हैं क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए बहुत स्ट्रांग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। बट हम इस वीडियो में बहुत मैथमेटिक्स के डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है। यहाँ पे हम न्यूटन के 3 लॉज और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। न्यूटन के तीनों नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम न्यूटन्स का दूसरा नियम है, जो कि यह बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। दैट इज F = ma। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को F फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा F/m से दिया जाएगा। एक्सेलरेशन जानने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट के फ्यूचर लोकेशन की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इस छोटे से इक्वेशन की मदद से हम लोग रॉकेट, लिफ्ट से लेके ब्रिज के टेंशंस, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स पुश या पुल से दिया जाता है और मास इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, जो कि यह बताता है कि यह अपने अंदर लगने वाले फोर्स का कितना विरोध करेगी, यानी अपने चेंज ऑफ मोशन का कितना विरोध करेगी। फोर्स को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। इसका आइडिया लेने के लिए आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में 100 ग्राम का पैकेट है, अगर आप उसको 1 मीटर ऊपर उठाने में जितना आपने फोर्स लगाया वही 1 न्यूटन फोर्स होगा। अब हम लोग बात करते हैं वेट की। सपोज करिए कि आप किसी तराजू पे खड़े हैं और आप अपना वेट मेजरमेंट करते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारा वेट 60 kg है, तो टेक्निकली यह गलत है, क्योंकि आपने अपना वेट नहीं मेजर किया। ये आपका 60 kg आपका मास है, ये आपका वेट नहीं है। आपका वेट वो फोर्स है जो आपकी पूरी बॉडी ज़मीन पे लगाएगी। इट मीन्स वेट = m × g मीन्स 60 × 9.8। तो यानी आपका वेट एक फोर्स होता है जो आपकी बॉडी ज़मीन पे लगाती है ड्यू टू ग्रेविटी। और न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि यह बताता है कि यूनिवर्स में कोई भी 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो चाहे जितने छोटे हों चाहे जितने बड़े हों। हाँ, ये है कि इसका इफ़ेक्ट जो है हमें बड़े बड़े मासेस में देखने को मिलता है, बट इसका इफ़ेक्ट हर जगह होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो पहले इसके नियम को समझ लेते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल का नियम है वो यह बताता है कि किसी भी 2 मास के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनकी बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स F is directly proportional to m1 × m2 and F is directly proportional to 1/r²। इसी सिंपल इक्वेशन से हम लोग सारे सेलेस्टियल बॉडी के मोशन का स्टडी कर सकते हैं। हमारी अर्थ हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो ये इसी फोर्स की वजह से करती है। यही फोर्स
जो होता है सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यही उसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसी भी बॉडी के चारों तरफ मूव करने के लिए आवश्यक होता है। वैसे तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट 100 साल से भी पुराना है, बट एनर्जी जो होती है हमारी, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यह है कि आप एनर्जी को कभी न तो क्रिएट कर सकते हैं न तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी फोर्स या मोमेंटम की तरह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दें तो यह कहा जाएगा कि हमने 1 जूल का वर्क कर लिया। एनर्जी 2 तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से होती है। जैसे सपोज करिए कि हम बैठे हैं तो हमारी एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम लेट जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ऊपर रहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है, और ऑब्जेक्ट जितना नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, इसका मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और कोई ऑब्जेक्ट बहुत धीमे से मूव कर रहा है यानी उसकी वेलोसिटी कम है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, मास पे भी डिपेंड कर रही है, बट वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। सपोज करिए कि आपके पास 2 कार हैं, एक 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एक 80 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए बाई चांस एक्सीडेंट हुआ तो जो कार 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है उसके डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे, और जो 80 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ज़्यादा एनर्जी को रजिस्ट होगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो उसको डैमेज कर देगी। इसी वजह से कहा जाता है कि हमें कम स्पीड से मूव करना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आपका फ़ोन आपके कान के पास है, अचानक से वो आपके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही वो नीचे किसी कंक्रीट सरफेस पे गिरता है तो फ़ोन डैमेज हो जाता है। तो फ़ोन डैमेज होने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिली, किस एनर्जी की वजह से फ़ोन हमारा डैमेज हो गया? तो वो एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी थी जो आपके ईयर के पास फ़ोन था तो नीचे गिरा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और जब वो कंक्रीट पे पड़ा तो वही एनर्जी आपके फ़ोन को डैमेज कर दी। इसका मतलब यह है कि आप जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सपोज करिए कि आप किसी क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो क्षण भर के लिए रेस्ट में हो जाता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। फिर वो नीचे गिरने लगता है और जब वो ज़मीन पे टकराने वाला रहता है उस समय उसकी पोटेंशियल मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी के और भी फॉर्म होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अभी हमने बात की, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है, जो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती है। और जैसे हमारा गैसोलीन होता है, पेट्रोल हम भराते हैं तो उसमें हमारा केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी हमको हीट के फॉर्म में मिलती है। तो एनर्जी का डिस्कशन ऑटोमेटिकली आपको थर्मोडायनेमिक्स की तरफ लेके चलता है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग वर्क, हीट और एनर्जी के आपस में ट्रांसफ़र की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में 3 महत्वपूर्ण नियम है। फर्स्ट वन इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि यह बताता है कि अगर 2 बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं किसी तीसरी बॉडी के साथ, तो वो सारे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। सपोज करिए कि ए और बी अलग अलग सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब कि ए बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक और महत्वपूर्ण क्वांटिटी सामने निकल के आती है, टेम्परेचर। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है। नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर को हॉटनेस या कोल्डनेस के मेजरमेंट से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी ज़्यादा गर्म महसूस होगी, और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम है वो थोड़ी ठंडी महसूस होगी। टेम्परेचर का अमाउंट ऑफ हीट से लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हीट फ्लो से आता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, अगर ए से हीट फ्लो होकर बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है। वो अलग बात है कि हो सकता है कि बी के पास अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा हो और ए के पास अमाउंट ऑफ हीट कम हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में 1 लीटर पानी है, लेकिन इस बड़े से ड्रम में 10 लीटर पानी है, लेकिन फिर भी हम इनको आपस में ज्वाइंट करेंगे तो जो वाटर का फ्लो होगा वो इस छोटे से पतले से पाइप से निकल के ड्रम में जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वाटर का जो है लेवल ज़्यादा है। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी एक तरह का लेवल डिसाइड करता है, हीट का लेवल। इसमें हीट लेवल ज़्यादा है, इसमें हीट लेवल कम है। तो टेम्परेचर हमारी क्या है, टेम्परेचर ये डिसाइड करती है कि हीट का फ्लो किधर होगा, ऑटोमेटिक हीट का फ्लो किधर होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग नॉर्मली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको जीरोथ लॉ बोला था, तो अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, जो कि हम पीछे ही देख चुके हैं कि एनर्जी को हम लोग न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न तो क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी भी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो वो सिस्टम उस हीट से कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और कुछ उसका वर्क कर देगा। दैट इज Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की खुद की एनर्जी होती है, जो उसकी अंदर की एनर्जी होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। टेम्परेचर को और डिटेल में समझने के लिए आप ये समझिए कि टेम्परेचर बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो उसके किसी भी सबस्टेंस के अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब मोशन में रहते हैं। वो जितना तेज़ी से मोशन करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वही काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं वो मोशन ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब है कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे मोशन में है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस कराता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। और अब ये समझ लेते हैं कि एंट्रोपी क्या है। तो अभी के लिए एंट्रोपी को ये समझ लीजिए कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर का मेजरमेंट है, यानी कि सिस्टम कितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उसका मेजरमेंट ही एंट्रोपी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, यानी वो ऑर्डर में नहीं होगा, वो हमेशा डिसऑर्डर में ही जाएगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। एंट्रोपी का जो फ्लो है एक ही तरफ हो रहा है। इससे एक आइडिया और निकल के आता है कि जो टाइम है ना, वो भी हमारा एक ही तरफ मूव करता है। तो हम लोग पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं, टाइम में हमें हमेशा आगे की तरफ जाना पड़ता है। वो इसी वजह से है। अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी अगर बाय द वे डिक्रीज होने लगे तो हम ये पॉसिबिलिटी खोज सकते हैं कि हम भी टाइम ट्रेवल पीछे की तरफ कर सकते हैं, यानी पास्ट में हम जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, नेचर ऐसा अलाउ नहीं करता है किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज करे। किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करता है। थर्मोडायनेमिक्स के बहुत एप्लीकेशंस हैं, इंजीनियरिंग, पावर प्लांट, बायोलॉजी
मेटाबॉलिज्म वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस और मौसम विज्ञान में भी इस थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ही पोर्शन कवर किए हैं। वैसे थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे को डिटेल में करेंगे। अभी हम छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को केवल डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू करने से पहले हम लोग चार्ज के बारे में जान लेते हैं। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज मास की तरह एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो जैसे हमने पढ़ा था कि दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं, वैसे यहाँ भी सिमिलर फैशन में सेम तरीके से दो चार्ज के बीच में कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स या कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स लगता है। वहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस में देखा था वो केवल और केवल अट्रैक्टिव होते हैं। यहाँ पे कोलम्बिक फोर्सेस क्या होते हैं? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है हमारा वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यानी वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, और किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको फोर्स का अनुभव होता है, तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करता है उसको उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन अगर यही चार्जेज मूव करने लगता है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया था फिजिसिस्ट ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने देखा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें कि ऑलरेडी चार्ज फ्लो कर रहा होता है यानी चार्ज मोशन में रहता है, उसके अगल बगल एक कंपास के निडल रखा, तो उसने देखा कि कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इससे यह पता चला कि जो हमारा मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर इन शॉर्ट में हम बोलें तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझने के लिए हमें मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन को समझना पड़ता है। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन जो कि गॉस लॉ ही है, जो यह बताता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उस चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। और मैक्सवेल का सेकेंड लॉ जिसे हम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलते हैं, इससे यह पता चलता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब कि अगर कहीं पे मैग्नेट है तो वहाँ पे नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। चार्ज की तरह ये अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अकेले रह सकता है, इधर नेगेटिव चार्ज भी अकेले रह सकता है, लेकिन मैग्नेटिक के केस में ऐसा नहीं है। जहां भी होगा वहां नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मैक्सवेल जो कि फैराडे लॉ है, कि यह बताता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएं तो उस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है जो कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। फोर्थ लॉ है जो कि एम्पियर लॉ में मॉडिफिकेशन करने के बाद मैक्सवेल ने दिया था, जो कि यह बताता है कि अगर कोई भी टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैक्सवेल्स के चारों इक्वेशन को जब आइंस्टीन ने दोबारा से स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि मैक्सवेल्स के लॉ न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट नहीं है। यानी कि मैक्सवेल्स लॉ को अगर अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो न्यूटन्स मैकेनिक्स के हिसाब से नहीं समझ सकते हैं। तो आइंस्टीन ने 1905 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडी, जिसमें उन्होंने 2 पोस्टुलेट दिए जिसको हम आज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। जिसका फर्स्ट पोस्टुलेट था कि फिजिक्स के नियम सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वेबल व्हिच आर रिलेटिव मोशन इन ईच अदर। इन 2 पोस्टुलेट के बेसिस पे कुछ नए टर्म एराइजेज होते हैं, जैसे कि है टाइम डायलेशन, जो कि यह बताता है कि अगर कोई मूविंग क्लॉक है तो वो स्लो हो जाएगी
कंपेयर टू रेस्ट क्लॉक के। सपोज करिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो कि लाइट के बराबर की स्पीड से चल रहा है या उसके आसपास की स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर आप उसमें कुछ समय बिता के आएंगे, तकरीबन मान लीजिए उसमें आप 1 साल बिता के आए, तो आप जब अर्थ पे वापस आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अर्थ पे कई साल बीत चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, तो जो आपका क्लॉक था वो बहुत स्लो मूव कर रहा था, तो आपका जो 1 घंटा होगा वो धरती पे कई साल के बराबर होगा। और इसका दूसरा मेन जो कंसेक्वेंस निकल के आता है वो है लेंथ कंट्रैक्शन, जो कि यह बताता है कि अगर मान लीजिए कि कोई मूविंग बॉडी है, अगर हम उसको रेस्ट से मेजर करेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो थोड़ी छोटी दिखाई देगी। आइंस्टीन ने 1916 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को समझने की कोशिश की थी और उन्होंने ये बताया था कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी बेसिकली स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से जनरेट होती है। हालांकि हम इस चीज़ को कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जो बहुत सूक्ष्म पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स के साथ डील करता है, अर्थात यह हमको उस सूक्ष्म दुनिया के बारे में बताता है जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच बेसिक डिफरेंस देखें तो उनके बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स फ्यूचर की प्रेडिक्शन एक्यूरेटली करती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी सिस्टम के डायनेमिक्स की या उसके फ्यूचर की पोजीशन की, मोमेंटम की इजेक्ट डिफाइन नहीं करती है, वो उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताती है। सपोज करिए कि अगर हमारे पास एक कोई बॉल है और अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स इस पे अप्लाई करेंगे और इसके सारे फोर्सेस हमें पता चल जाएं तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमको एग्जैक्टली बताएगी कि टी टाइम के बाद ये कहाँ होगी। लेकिन लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं करेगी, ये बताएगी कि इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी। वन ऑफ द की मोमेंट इन द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स was when brilliant physicist Max Planck discovered that energy comes in teeny packets which we called quanta, अर्थात एनर्जी का फ्लो स्मूथ तरीके से न होके पैकेट्स के फॉर्म में होता है। प्रत्येक पैकेट की एनर्जी h इंटू म्यू के बराबर होती है। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसके बाद इस कहानी में ग्रेट फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की एंट्री होती है, जिन्होंने बताया कि लाइट भी इसी छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनी होती है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए उन्होंने उस समय के सबसे हॉट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत सिंपल और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, जिसकी वजह से 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसके बाद नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड होगी। इसके बाद फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रोए ने अपना वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव एसोसिएट होता है जिसे हम लोग मैटर वेव कहते हैं, जिसका वेवलेंथ h/p से दिया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो आपको जाननी है वह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि यह बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और पोजीशन का एग्जैक्ट निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने देखा कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, इसी बात से इंस्पायर होके एरविन श्रोडिंगर ने सोचा कि
फिर उसका एक वेव इक्वेशन भी होना चाहिए। और 1924 में श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया। श्रोडिंगर इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि यह बताता है किसी भी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के किसी भी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने की संभावना अर्थात प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। क्वांटम मैकेनिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रॉक्सीमेशन बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स आज भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा ही की जाती हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।